त्राता है। वह देखो देश पुकार रहा, वह गरीब देश का त्राता है। सपनों का दक्षता दनार मल्टीनेशनल, भारत का भक्त। संजीव कुमार आर्यन एंड आई एम अ दनारियन। शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने प्रेसिडेंट सर के बारे में, डॉक्टर दीपक सर और डॉक्टर मीनू मैम के बारे में सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगा और अपने भाव को व्यक्त करना चाहूंगा, उनके लिए एक डेडिकेट करना चाहूंगा। सर, दूर से ही देखता रहा, दूर से ही देखता रहा, बस यूं ही निहारता रहा, दूर से ही देखता रहा, बस यूं ही निहारता रहा। निगाहें बस थमी रही, कभी चांद समझकर, कभी चांदनी समझकर। सारे ख्याल होते रहे बड़ी तहजीब से, कभी सोचा न था आपका दीदार होगा इतने करीब। मैं थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले अपने अपलाइन मिस्टर आशीर्वाद सर का, जिन्होंने मुझे इस स्पीकर लिस्ट में नाम रखा। मेरे अपलाइन मिस्टर आशीर्वाद सर, जिनका सपोर्ट हर पल मिलता है हमें पटना में काम करने के लिए। और कहा भी जाता है कि हर इंसान में जीवन में एक गुरु का चुनाव करना होता है, तो बिना गुरु का नाम लिए हुए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। और कहा भी जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमारे गुरु द मेंटर्स ऑफ मेंटर, द यूथ आइकॉन ऑफ बिहार, द बिजनेस टाइकून ऑफ बिहार, द सीईओ ऑफ दनार, उनके लिए भी मैंने 2 लाइन रखा है। मंजिल भी उनकी थी, रास्ता भी उनका था। मंजिल भी उनकी थी, रास्ता भी उनका था। मंजिल तक पहुंचाने का फैसला भी उनका था। साथ साथ चलने की सोच भी उनकी थी और एक लंबी उड़ान का हौसला भी उनका था। पर आज कहां अकेला हूं, पर आज कहां अकेला हूं, दिल खोल के कहता हूं, लोग तो उनके थे ही, खुदा भी उनका था। यस, ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा वो कैसे होगा कि मतलब बहुत सारे लोग लाइन में खड़े होकर हमारा दनार प्रिविलेज पैकेज लेने के लिए भीख मांगे। तो कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट रासर भैया बता रहे थे कि हमें अगर किसी भी चीज के बारे में हमें करना है तो सबसे पहले हमें फोकस्ड होना पड़ेगा। और हम उस चीज के ऊपर कैसे फोकस्ड होंगे, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हम उस चीज के ऊपर कैसे फोकस होंगे, हाउ। तो फोकस होने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि फोकस्ड कहते किसको हैं। यह कहानी है 1938 की, केरली नाम के एक हंगरियन आर्मी की। केरली में एक हंगरियन आर्मी था जो उस देश का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था, उस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। और उस कंट्री में अभी तक जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी सारे को वो जीत चुका था। और उस हंगरी के सारे लोगों को पता था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। ये सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता था, पूरे कंट्री को, पूरे हंगरी जो देश है उस पूरे देश को पता था कि केरल ही जीतेगा। और केरली ये सोच रहा था कि मुझे इस हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने बेस्ट बनाना और उसने बेस्ट बना भी लिया था। वो दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बना लिया था। तभी एक अचानक एक घटना घटती है कि वो आर्मी कैंप के अंदर एक ट्रेनिंग ले रहा होता है। उस ट्रेनिंग के दौरान, चूंकि वो आर्मी था, तो उस ट्रेनिंग के दौरान एक उसके हाथ में, जिस हाथ से उसे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने थे, उसी हाथ में एक हैंड ट्रैकल फट जाती है। और उस हैंड ट्रैकल फटने के बाद उसका हाथ चला जाता है, सारे फोकस खत्म हो जाते हैं, सारे सपने वहीं पे टूट जाते हैं। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपने टारगेट पे फोकस्ड हो कि यस मुझे ये करना है,
या तो फिर वहीं पे हार मान जाए। लेकिन उसने उन चीजों के ऊपर फोकस किया, उसने उन चीजों के ऊपर फोकस किया जो उसके पास था। उसने उन चीजों के ऊपर नहीं फोकस किया जो उसका चला गया था। और उसके पास था एक लेफ्ट हैंड, उसके पास था एक लेफ्ट हैंड, खत्म नहीं, उसके पास था एक लेफ्ट हैंड। और उसने जिस लेफ्ट हैंड से वो लिख तक नहीं सकता था, और उसने उस हाथ से अपना ट्रेनिंग शुरू करी कि मुझे इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टन शूटिंग हैंड बनाना है। उसने 1 साल तक लगातार ट्रेनिंग की। 1939 में एक नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी हंगरी के अंदर, और वो उसमें हिस्सा लेने के लिए गया। शूटिंग में वो हिस्सा लेने गया 1 साल के बाद। जब 1 साल बाद वहां पे गया तो बहुत सारे और भी शूटर्स वहां पे आए हुए थे। अचानक देखा कि केरली भी आया हुआ, तो जितने भी और उसके शूटर्स थे उन्होंने गले लगाए, यार देखो ये होता है जज्बा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, हाथ चले जाने के बाद भी ये आए हैं हमारा उत्साह बनाने के लिए, हमें देखने के लिए और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जबकि केरली ने कहा, यार मैं तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमसे कम्पीट करने आया हूं, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन करने आया हूं। और कंपटीशन शुरू हुई और उस कंपटीशन में सब लोग, जितने भी कंपटीटर थे, सब लोग शूटिंग कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और केरली शूटिंग कर रहा था अपने ओनली हैंड से। उस कंपटीशन का नतीजा क्या हुआ? कौन जीता? यस, द मैन विद द ओनली हैंड, केरली। लेकिन इसका पिक्चर क्लियर था। वो फोकस था कि उसे ओलंपिक्स जीतनी है, उसे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स के ऊपर, जो 1940 में ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 की ओलंपिक्स कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने वहां भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 के ओलंपिक्स पे। लेकिन 1944 की भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गई वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स पे। और जब 1948 आई तो उसकी उम्र लगभग 38 साल हो चुकी थी, क्योंकि 1938 में उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी और 10 साल वो बड़ा हो चुका था। और जब नए कंपटीटर्स आते हैं तो थोड़ा कंपटीशन मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसका वो फोकस था अपने गोल के ऊपर कि मुझे करना है। ओलंपिक्स में गया शूटिंग करने के लिए, और बहुत देश विदेश से एक शूटर्स आए हुए थे और सबने शूटिंग की, और सब लोग शूटिंग कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और वो शूटिंग कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और यस, जीता कौन? यस, द मैन विद द ओनली हैंड, केरली। वो यहाँ भी नहीं रुका, उसने अपना सारा फोकस उठा के 1952 के ओलंपिक्स में डाला। 1952 के ओलंपिक्स 1952 के ओलंपिक्स हुई, और 1952 में भी जीता यस केरली। और उसने दुनिया में एक नया इतिहास बना दिया, क्योंकि उस इंसान से पहले ऐसा कोई एथलीट ना हुआ जो ओलंपिक्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीता। एक नया हिस्ट्री क्रिएट किया। तो सबसे पहले हमें फोकस होना पड़ेगा कि यस, लोग इस तरीके से फोकस होना पड़ेगा कि लोग लाइन में आकर क्यों लगाएं कि दनार प्रीमियर पैकेज की वो भीख मांगे। इस चीज के लिए हमें फोकस होना पड़ेगा। दूसरा जो चीज है वो ये कि हमें डेडिकेट, सबसे बड़ा चीज है डेडिकेशन। अभी मतलब दीपक सर बता भी रहे थे कि पटना में बहुत हलचल होती है, लोग मतलब बेस कैंप है लेकिन बहुत ज्यादा वहीं पे उथल मुथल मचती है, बहुत खराबी आ जाती है। तो हम लोग अपने टीम के मेरे साथ जितने भी टीम वाले हैं सबको मैं एक डायलॉग हमेशा देता हूँ जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ये वो दिस दैट ABCD जो भी आता है, तो एक डायलॉग कॉमन होगा, दनार के अलावा दूसरे कंपनी को जूता भी नहीं मारता। जूते गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे। आज मैं सभी दनारियन से ये कहना चाहूंगा, एक दनारियन यू वक्त पुकार कर कहता, अगर आई है कुछ गड़बड़ी, अगर हुई है कुछ गड़बड़ी, अरे
लोगों ने तो बच्चों को भी नहीं बख्शा, बूढ़ों को भी जबहा किया। सीता की असमत लूटी, रेहाना की हुर्मत लूटा। क्यों लड़ते हो आपस में, क्यों तकरार करते हो? अगर यहाँ पे कोई हिंदू बैठा हुआ है तो उसे राम और सीता की कसम, अगर यदि इनमें कोई मुस्लिम है तो उसे हजरत मोहम्मद की कसम, यदि इनमें कोई ईसाई है तो उसे हुर्मत और मरियम की कसम, यदि इनमें कोई सिख है तो उसे नानक की मोहब्बत की कसम। आओ आज हम लोग मिल बैठकर यह वादा करते हैं कि कल दनार को एक नया सवेरा देंगे, और यदि दनार के खिलाफ किसी का हाथ उठेगा तो हम अपने हाथ को इस तरह फेरेंगे कि वे अपने जख्मों को ही सहलाएंगे और हमारा दनार जन्नते अमर कहलाएंगे। बोले थे जी, मुझे मेरा कमांडो मिल गया है। नाउ विकास जी, आपका बेस कैंप का पहला कमांडो निकल गया था। अभी तक मुझे वो बेस कैंप के वो कमांडोज मुझे नहीं मिल रहे थे, मुझे दिख नहीं रहे। तो बेस कैंप विकास जी ने स्टार्ट तो कर दिया था, कमांडो अब जाके मिला मुझे। हमें डेडिकेशन होना चाहिए हमारे अंदर। और एक और जो पॉइंट बनती है सबसे बेहद जरूरी है कि हमें आज मतलब हम लोग दनार को मतलब बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, हमें दनार को एक बड़ा लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, एक वार लेवल पे काम करनी होगी। क्योंकि आपने सुना भी होगा, अगर हम लोग छोटे लेवल पे कोई काम को करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमें बिग लेवल बड़े लेवल पे काम करना होगा। क्योंकि कहा भी जाता है कि छोटा मोची मोची और बड़ा मोची पाटा, छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बाटा, छोटा लोहार और बड़ा लोहार काटा। अगर हम चाहते हैं कि क्यू में लगाकर लोग पैकेज ले तो हमें बड़े लेवल पे दनार को करना होगा, हमें फाइटर बनना होगा। क्यों हमें फाइटर बनना होगा? क्योंकि अगर ये जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो फासले हैं तो रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं तो हौसला है, और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। हमें फाइटर बनना होगा। हमें अगर ये चाहिए कि लोग क्यू में लाकर हमारा दनार प्रिविलेज पैकेज खरीदे तो हमें लॉयल बनना होगा। और लॉयल्टी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एक छोटा सा बच्चा अचानक किसी दुकान पे जाता है और वो दुकानदार से कहता है कि मुझे एक फोन करनी है। बहुत रिजिड होता है वो बच्चा, एक दुकानदार से जाकर कहता है कि मुझे एक फोन करना है। तो दुकानदार बोलता है कि चलो इसको एक फोन कर लेने देते हैं। वो एक फोन लगाता है किसी लेडीज के पास। उधर से लेडीज बोलती है, हेलो कौन? इस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपके घर में जो गार्डन है उसमें मैं आपके यहाँ माली का काम करना चाहता हूँ, मैं आपका माली रह सकता हूँ। तो उधर से जो लेडीज की आवाज़ आती है कि मेरे यहाँ ऑलरेडी एक माली है और मैं उसके काम से खुश हूँ, मुझे दूसरे माली की जरूरत नहीं है। इसलिए ये बच्चा और जिद्दी करता है, बोलता है कि नहीं, मैं आपका काम आधे पैसे में कर दूंगा, मुझे प्लीज अपना माली रख लो। फिर से मैडम बोलती है कि नहीं, मैं अपने माली से खुश हूँ, मुझे दूसरे माली की जरूरत है ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। फिर से ये बच्चा जिद करता है कि मैं आपका आधे पैसे में काम कर दूंगा, मैं उसके अलावा और भी घर का और भी बाकी का काम कर दूंगा, मुझे प्लीज आप रख लो। फिर से
उधर से लेडीज का जवाब आता है कि नहीं, मुझे एक बार मैंने कह दिया कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, फोन कट हो जाती है। ये सारी बात जब दुकानदार सुन रहा होता है तो उसे लगता है कि इस बच्चे को लगता है बहुत जरूरत है काम की। उसने उस बच्चे से कहता है कि यार तुम इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे थे, और मेरे यहाँ काम है, तुम मेरे यहाँ रह जाओ। तो वो बच्चा का जवाब होता है कि किसने आपको कहा कि मुझे काम की जरूरत है। तो वो दुकानदार बड़ा शॉक होता है, बोलता है यार अभी तो तुम फोन पे कह रहे थे। तो बच्चा बोला कि मुझे काम की जरूरत नहीं है, मैं वही बच्चा हूं जो उसके यहाँ मालिक का काम कर रहा था। मैं तो ये चेक कर रहा था कि अब मैं अपने काम के प्रति कितना लॉयल जरूरी होता है इन सब कामों को करने के लिए। और एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है, यस, हमें हार्डवर्क जो होता है, मेहनत। अब जरूरी भी है कि मेहनत भी करना जरूरी है, क्योंकि हमें ये जितना जो टॉपिक्स मिला है उसके लिए उसके पीछे हमें हार्डवर्क, एक मेहनत की जरूरत होता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जिस देश में हम करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं, उस देश का आज भी 40 करोड़ लोग भूखे सोता है। तो मेहनत करनी होगी, ये सफर आसान नहीं है, मेहनत करनी होगी, और बिना मेहनत का कुछ मिलता भी नहीं है। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो ये सब जरूरी है। और उसके साथ साथ मैं लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि अब सारा पॉइंट्स खत्म हो गया, लेकिन बस लास्ट में जाते जाते एक मैसेज देना चाहूंगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ मैं, मुझे तो गांधी जी के काल में आना था और भारत छोड़ो आंदोलन में उनका हाथ बटाना था। फिर कभी सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ मैं, मुझे तो हिटलर के काल में आना था और तानाशाह से भी बढ़कर एक नई नीति को दर्शाना था। कभी सोचता हूँ बहुत देर से आया हूँ मैं, मुझे तो अकबर के काल में आना था और बीरबल से भी बढ़कर एक अपनी बुद्धि को दर्शाना था। फिर कभी सोचता हूँ मुझे तो सिकंदर के काल में आना था और विश्व विजेता में भी अपना नाम दर्ज करवाना था। फिर कभी मैं सोचता हूँ बिल्कुल ठीक समय पे आया हूँ मैं, बिल्कुल सही समय पे आया हूँ मैं, रच डाले इतिहास इन्होंने, एक नया इतिहास बनाने आया हूँ मैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, सारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, कंक्लूड होता है। हम लोग यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 18 लोगों के साथ आए हैं, लेकिन आज मैं कमिटमेंट कर ही देता हूँ कि कन्वेंशन में कम से कम 200 लोग बैठेंगे और नो डाउट बूंद बनकर आए हैं, सागर बनकर जाए। पटना ग्रुप और जाने के बाद अब काम नहीं कारनामा होगा।